इस्लामी देशों का मुखिया बताने वाला तुर्की बढ़ा रहा है इसराइल की ओर हाथ, क्या बदल रहे हैं मध्य पूर्व में समीकरण। अर्थव्यवस्था जो है वहाँ पर चरमरा चुकी है और इसकी वजह से जो है आम कोशिश है तुर्की की सरकार की तरफ से कि किसी तरह से उसको फिर से पटरी पर लाई जाए। विशेष रिपोर्ट में जानेंगे रूसी सैनिकों के शवों के साथ क्या कर रहा है यूक्रेन। गांव वालों ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, लेकिन अंदर से जो निकला वो शव किसी यूक्रेन के व्यक्ति का नहीं बल्कि एक रूसी सैनिक की वहां टोपी दिखाई दी। और चीनी का निर्यात नियंत्रित क्यों कर रही है भारत सरकार। 1 अक्टूबर को जो ओपनिंग स्टॉक है चीनी का देश में होना चाहिए 60 लाख टन। सरकार को ऐसा लग रहा है। सब आगे, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। बीबीसी समाचार। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत अब अगली सुनवाई 30 मई को करेगी। जिला अदालत ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई की, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने 2 घंटे तक बहस की। अंजुमन इस्लामिया ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया है, जिसमें सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2022-23 के लिए 6,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा के साथ किसानों के लिए आलू, प्याज, टमाटर जैसे सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य दिलाने का वादा किया गया है। बजट में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए जमीन खरीदने का भी प्रावधान है। बजट के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कानून व्यवस्था पर बोले। दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 159 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 3762 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम में 51,696 एवं एनएसए में 730 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रदेश स्तर पर 50 ये थे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। यरूशलेम की एक जिला अदालत ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में 4 यहूदी लड़कों के पूजा करने के खिलाफ फैसला दिया है। यहूदियों के अनुसार इस जगह पर उनका पवित्र माउंट मंदिर है। जिला अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें अल अक्सा मस्जिद परिसर में पूजा करने के चलते लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था। निचली अदालत के इस फैसले से फ़लस्तीनियों में आक्रोश बढ़ गया था। फ़लस्तीन इसे यथास्थिति में बदलाव मांग रहा था। अल अक्सा मस्जिद परिसर, जो कि पुराने यरूशलेम शहर में है, उसे मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन इस जगह पर यहूदियों का पवित्र माउंट मंदिर भी है। यहूदियों के यहाँ पूजा करने को लेकर कई बार विवाद होता रहता है। अफगानिस्तान में बुधवार को कुल 4 बम धमाकों में कम से कम 12 लोगों की मौत होने का समाचार है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि मज़ार शरीफ इलाके में एक मिनी बस में 3 बम धमाके हुए। फिर काबुल में एक मस्जिद के अंदर बम धमाका हुआ। मज़ार शरीफ में धमाकों की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी डिप्लोमेट गौतम राणा को स्लोवाकिया में अहम अभियान के लिए राजदूत पद पर नियुक्ति करने की तैयारी कर ली है। ये बात व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कही गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमेरिकी सीनियर फॉरेन सर्विस में काउंसलर के तौर पर जुड़े राणा मौजूदा समय में अल्जीरिया में अमेरिकी दूतावास के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन पद पर तैनात हैं। इससे पहले वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भी अमेरिका के अहम अभियानों का हिस्सा रहे हैं। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि रूसी सेना ने पूर्वी डोनबास और लुहान्स्क क्षेत्रों में 40 से अधिक शहरों पर हमला किया है। यूक्रेन की जॉइंट टास्क फोर्स की ओर से फेसबुक पर दी गई जानकारी के अनुसार हमले में 38 घरों और एक स्कूल सहित 47 नागरिक इलाके क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही 5 नागरिक मारे गए और 12 घायल हुए हैं। विश्व बैंक प्रमुख डेविड मैलपास ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से वैश्विक मंदी आ सकती है। इसके पीछे उन्होंने खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक में कीमतों में उछाल आना बताया है। डेविड मैलपास एक अमेरिकी व्यापार कार्यक्रम में बोल रहे थे और उनका सोचना है कि ये मुश्किल बात है कि हम मंदी से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना से लगे एक के बाद एक कई लॉकडाउन ने भी मंदी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। और रूस के केंद्रीय बैंक ने पिछले 1.5 महीने में तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है। इस कटौती के बाद रूस के केंद्रीय बैंक ने कहा कि कर्ज लेना अब और सस्ता होगा। इसका सीधा असर वहां की मुद्रा रूबल पर पड़ा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते रूबल 2018 के बाद सबसे ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है।
डाउ जोन्स मार्केट डेटा के अनुसार रूबल 56 मुद्राओं का सबसे ज़्यादा विश्लेषित किया गया और बेस्ट परफॉर्मर मुद्रा बनकर उभरा है। हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था अभी ठीक नहीं है। सामान्य तौर पर किसी भी देश की मुद्रा वहां की अर्थव्यवस्था की मजबूती के आधार पर ही बढ़त हासिल करती है। ये थे शाम 7:30 बजे तक के मुख्य समाचार। स्वागत, अभिनंदन। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और तमाम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं। ये है बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और स्टूडियो संभाल रहे हैं तिलक राज भाटिया। और अब आज का कार्यक्रम दिन भर। मध्य पूर्व में तुर्की का एक अहम रोल है। तुर्की और इस्राइल के बीच संबंधों में वर्षों से तनाव रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयप एर्दोआन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्राइल पर कड़ी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं और फलस्तीनियों के अधिकारों की बात भी करते हैं। लेकिन इधर अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। हाल के दिनों में तुर्की और इस्राइल आपसी संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक बैठक हुई और बाद में दोनों देशों ने राजनयिक, सुरक्षा और आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए कई कदमों की घोषणा की। इससे पहले मार्च में इस्राइल के राष्ट्रपति तुर्की गए थे। इससे पहले तुर्की जो है वो सऊदी अरब, यूएई और मिस्र की तरफ भी हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वो खुद को इस्लामी देशों का मुखिया बताता है, उसके तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करता है, लेकिन अब उसे इस्राइल की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? दूसरी तरफ सऊदी अरब और रूस भी नज़दीकियां बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इस्राइल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से मैंने ये जानना चाहा, क्या मध्य पूर्व में भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और क्या तुर्की का उसमें अहम रोल है? सबसे बड़ी वजह यह है कि तुर्की जो है, जिस तरह से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक स्टैंड ले रखा था, वो जिस तरह से देश को इस्लामी दुनिया की तरफ खींचते हुए ले जा रहे थे और उनकी कोशिश एक रही कि वो इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर करके सामने आए। काफी हद तक जो है वहाँ बातचीत इस तरह की भी चलती रही कि कैलिफेट के जमाने का जो है वो टर्की है, वो टर्की जो है वो नेतृत्व करेगा इस्लामी दुनिया का, और एर्दोआन जो है वो बिल्कुल सबसे बड़े नेता हैं इस्लामी दुनिया के। तो इस तरह की जो कोशिशें एक तरह से देखने को नजर आई, उसमें वो काफी हद तक जो है वो विफल रहे और फिर ये देखने को मिला कि टर्की जो है बिल्कुल अलग थलग पड़ता गया। अगर आप गौर करें तो टर्की का पाकिस्तान और मलेशिया के साथ किसी हद तक संबंध जो है वो काफी गहराए। ये भी दोनों देश जो हैं वो काफी हद तक अलग थलग पड़ते गए, न सिर्फ दुनिया में बल्कि इस्लामी दुनिया में भी। तो टर्की भी जो है उसका भी एक आइसोलेशन होता गया और इसकी वजह से उसका अर्थव्यवस्था जो है, टर्की का अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाने की वजह से टर्की कई सारे देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने में लगा हुआ है। लेकिन हरिन साहब, साथ तो अभी भी वो इस्लामी देशों को ही रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जाना हुआ, फिर यूएई के साथ संबंध सही करने की दिशा में कदम हुए, या फिर मिस्र के साथ बात हुई और अब इसराइल के साथ हो रही है। तो साथ तो अभी भी तुर्की के राष्ट्रपति इस्लामी देशों को ही रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये देखने के बाद उन्हें ये नजर आया कि इसका बहुत ही बुरा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। और उसके बाद इस रीथिंकिंग के प्रोसेस में, ये पुनर्विचार के तहत ऐसा लगता है, क्योंकि अभी चुनाव भी आ रहे हैं तुर्की में और चुनाव पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो टर्किश लीरा है उसका दिनों दिन जो है भाव काफी गिरता जा रहा है और इसका बहुत कम हो रहा है। और इसराइल के साथ अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो क्या फलस्तीन और यरूशलेम पर दोनों देशों के बीच मतभेद थे? क्या ये मान लिया जाए कि कुछ सहमति बन रही है? ये निश्चित है कि फलस्तीन किसी हद तक जो है वो अलग थलग पड़ गया है। फलस्तीनी जो संघर्ष है उसको समर्थन जरूर ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है लिप सर्विस है। लोग जो है बस कहने के लिए है समर्थन प्रकट कर देते हैं, चाहे वो इस्लामी दुनिया के ही सारे देश हों। आप गौर करें तो खाड़ी के सारे देश जो हैं उनके आज संबंध इसराइल से ज्यादा गहराते नजर आ रहे हैं और गहरे हुए हैं, और फलस्तीन जो है वो सिर्फ उनके लिए एक मुद्दा रह गया है। लेकिन तुर्की के जो आला अधिकारी गए थे वो पहले फलस्तीन पहुंचे थे। जी बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से जो है वो यू टर्न भी नहीं ले सकते। तो उन्होंने कोशिश ये की कि ये दिखाएं कि हम पहले इनके पास जा रहे हैं। असल में आप गौर करें तो दोनों के बीच में जो है बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है और संतुलन जो है वो बन पा नहीं रहा है। क्या गैस भी एक कारण है तुर्की और इसराइल के नजदीक आने का? देखें, गैस एज सच मतलब कहना जो है वो थोड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वहां पर चरमरा चुकी है और इसकी वजह से जो है
आम कोशिश है तुर्की की सरकार की तरफ से कि किसी तरह से उसको फिर से पटरी पे लाई जाए, और उसमें गैस जो है वो अहम भूमिका उसका हो सकता है। अगर इस पाइपलाइन जो तैयारी की जा रही है अगर उसमें सफलता मिलती है तो तुर्की की अर्थव्यवस्था पर उसका काफी बड़ा असर पड़ेगा। सऊदी अरब, टर्की, ईरान, इसराइल, क्या सभी अब अपने अपने लिए अलग अलग नए नए भागीदार खोज रहे हैं जब से अमेरिका वहां से थोड़ा सा अपना केंद्र उसने हटाया है और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है? तुर्की के लिए वजह जो है वो बिल्कुल अलग है, जिस पर हम लोगों ने काफी बात की, लेकिन जहां तक खाड़ी के देशों की बात है तो वहां पे जो देखने को मिला है कि अफगानिस्तान, सीरिया या बाकी भी कुछ ऐसी जगहों पे मध्य पूर्व में थोड़ा अमेरिका पर जिस तरह का उनका एक विश्वास था कि अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा, वो विश्वास जो है थोड़ा डगमगाया है और उसकी वजह से जो है वो पुनर्विचार कर रहे हैं। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा हरिन साहब क्योंकि सऊदी अरब और रूस की नजदीकी इधर कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, रूस जो है वो काफी अहम देश है। इजराइल की भी बात अगर हम करते हैं तो रूस को लेकर के जिस तरह से भारत असमंजस की स्थिति में रहा है वैसे इजराइल भी असमंजस की स्थिति में रहा है। काफी दबाव के तहत वो अमेरिका का पक्ष लेता हुआ नजर तो आ रहा है, बोलता भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है दबी जुबान में वो काफी डरा हुआ भी है और संतुलन भी बना करके चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस जो है वो बहुत ही अहम देश है और इस क्षेत्र में मध्य पूर्व में कुछ हो ना हो तो जो है वो एक डिस्टेबिलाइजिंग फोर्स तो बिल्कुल हो सकता है। अगर वो किसी तरह स्टेबिलिटी ना ला सके तो डिस्टेबिलाइज जरूर कर सकते। ये थे इजराइल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। और इधर तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोआन ने एक बैठक बुलाई है जिसमें वो ये इस बात पर फैसला करेंगे कि फिनलैंड और स्वीडन को जो है वो नाटो में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं। उसके आवेदन पर वो बातचीत आज करेंगे, यानी 26 मई को। गोल्डू के सिंह बोल रहे हैं, फेसबुक पर टिप्पणी कर रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की ईरान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी भी हो सकता है। वहीं रघुबर कुमार सोनी कह रहे हैं कि तुर्की और इस्लामिक देश सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी दौरा करते हैं और इन सभी देशों की राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। और अब बात ज़रा यूक्रेन की कर लेते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं और इधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के बाद रूस को लौटे हफ्तों बीत चुके हैं, लेकिन अब भी वहां कई रूसी सैनिकों के शव बरामद किए जा रहे हैं। कुछ को यूक्रेन के ग्रामीणों ने खुद दफनाया है और कुछ के शवों को कब्रों से निकालकर ट्रेन के रेफ्रिजरेटर डब्बों में ले जाया जा रहा है। बीबीसी की टीम को एक मुख्य सड़क के किनारे मानव अवशेष भी दिखे और यूक्रेन का कहना है कि रूस को शव वापस लेने में कोई दिलचस्पी है नहीं। सुनिए बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफोर्ड की कीव से ये रिपोर्ट सुशीला सिंह की आवाज में। कीव के आसपास के जंगलों में अब भी कब्रें ढूंढी जा रही हैं। लड़ाई खत्म हुए लंबा वक्त हो गया, लेकिन मरने वालों की तलाश अभी भी जारी है। कुत्तों को जमीन खोदते देखकर गांव वालों ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, लेकिन अंदर से जो निकला वो शव किसी यूक्रेन के व्यक्ति का नहीं बल्कि एक रूसी सैनिक की वहां टोपी दिखाई दी। शिनाख्त के लिए शव को बहुत सावधानी से निकाला गया। यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश में बड़ी तादाद में रूसी सैनिकों की मौत हुई है। रूस कहता है कि हम अपनों को यूं ही नहीं छोड़ते, लेकिन यूक्रेन कहता है कि वो ऐसा करता है। यूक्रेन सशस्त्र बल में कर्नल वोलोदिमीर लियामाजीन, हमें जो शव मिले हैं वो दिखाता है कि रूस अपने लोगों को कूड़ा समझता है। उन्हें अपने सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें यहाँ फेंक देते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं और शवों को छोड़ देते हैं। नहीं पता कि इस सैनिक को यहाँ क्यों छोड़ दिया गया, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि उन्हें एक रेफ्रिजरेटेड ट्रेन में ले जाया गया जहाँ सभी शवों को रखा जा रहा है। मकसद है मृतकों की पहचान करना, इन नंबरों की जगह नाम लिखना और फिर उनके परिवारों तक पहुँचाना। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि रूस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ जो इंचार्ज है वो कहते हैं कि कम से कम इस सैनिक के शव के पास घर जाने का मौका है। जंगल में मिले शव के बैज और बैंक कार्ड से पता चला कि ये साइबेरिया का एक युवा सैनिक था। लापता रूसी सैनिक के लिए बनाई यूक्रेनी हॉटलाइन पर धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। महफूज रहने के लिए कर्मचारी अब घर से काम कर रहे हैं, लेकिन आलियाना ने शुरुआती वक्त में 1 घंटे में दर्जनों फ़ोन उठाए, जो ज़्यादातर उन परेशान महिलाओं के थे जो अपने सैनिक पतियों और बेटे के बारे में जानना चाहती थीं।
लापता सैनिक हॉटलाइन की कर्मचारी ओलियोना कैंडिश कहती हैं कि हमने उन्हें बताया कि यहाँ असल में क्या हो रहा है, युद्ध में मरने वालों और घायलों की संख्या कितनी है। अक्सर रूसी लोग सुनकर सदमे में चले जाते थे और रोने लगते थे। रूसी टैंक जब कीव की ओर बढ़े तो उन्हें यहाँ भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस गांव के एक रेस्टोरेंट में एक्वेरियम के अलावा सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। मलबे में पर्चे मिले जिन पर रूसी सैनिकों के लिए आत्मसमर्पण करने की बात लिखी हुई थी। कोई नहीं जानता कि दोनों ओर कितना नुकसान हुआ है। इस बीच यूक्रेनी परिवारों ने अपने सैनिकों के शवों को हासिल करने के लिए अपने संघर्ष के बारे में हमें बताया, लेकिन सिटनिकी गांव में हमें लोगों ने बताया कि यहाँ कम से कम 1 दर्जन रूसी सैनिक अब भी दफन हैं और कम ही लोगों को उनसे सहानुभूति है। सैनिकों को इस तरह छोड़कर चले जाना अमानवीय है। उन्हें दफनाया तक नहीं गया। मेरी पत्नी को पहले उनके लिए दुख हुआ, लेकिन जब हमें पता चला कि उन्होंने यहाँ क्या क्या किया है, उसके बाद से उन पर किसी को दया नहीं आती। हर तरफ इस जंग का इतना मलबा बिखरा पड़ा है कि अब तक मरने वालों के शव मिल रहे हैं। हमें सड़क किनारे यहाँ अभी मानव अवशेष नजर आए। किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा पड़ा हुआ है और किसी के पूरी तरह जले हुए पैर का हिस्सा। जब हवा चलती है तो यहाँ तेज गंध आने लगती है। ये किसी रूसी सैनिक के अवशेष हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सड़क के उस पार रूसी टैंकों का मलबा पड़ा हुआ है। पूरे यूक्रेन में ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं। शव उठा रहे लोगों के लिए दुश्मन सैनिक हैं, लेकिन ये सच है कि रूस में कोई कहीं ना कहीं इनकी राह जरूर देख रहा होगा। सारा रेंसफोर्ड की कीव से रिपोर्ट थी, सुना रही थी सुशीला सिंह। और निरुपम वाजपेयी लिख रहे हैं कि यूक्रेन से रूस को लड़ते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और रूस को आसानी से जीत तो नहीं मिली, रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जी निरुपम जी, दोनों ही देशों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस युद्ध में उठाना पड़ा। जैसे जावेद इस्लाम कह रहे हैं कि युद्ध शासकों को अमानवीय बना देता है, वहीं राजीव जयवीर सिंह परिवर्तनवादी लिख रहे हैं कि ये शव प्रॉक्सी वॉर सैनिकों के भी हो सकते हैं, वो एक आशंका जाहिर कर रहे हैं। और सिंह धारा लिख रहे हैं कि युद्ध के घातक परिणाम हो रहे हैं और रूस ने ये नहीं सोचा कि यह युद्ध 3 महीने से ज़्यादा समय तक चलेगा। किसी ने भी नहीं सोचा था और रूस को भी इस बात की कोई उसको भी नहीं लगता था कि यह युद्ध इतने समय तक खिंच जाएगा। और अब ज़रा भारत की बात कर लेते हैं। इधर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दावोस में हैं। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के दौरान उन्होंने गेहूं और चीनी के निर्यात को सीमित करने की भारत सरकार की नीति का बचाव किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाना ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि हमारी अधिकांश गेहूं गरीब देशों को निर्यात होता है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से बीते साल जलवायु की समस्या हुई और इस वजह से गेहूं का उत्पादन तेजी से घटा। पीयूष गोयल ने इस दौरान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के चीफ से भी मुलाकात की, लेकिन इधर भारत के ज़्यादातर शहरों में चीनी की कीमत में पिछले कुछ महीनों से बहुत तेज़ी देखने को मिली नहीं। बावजूद इसके भारत सरकार ने चीनी के निर्यात को नियंत्रित करने का फैसला किया। क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं और भी कोई सवाल हैं जो उठ सकते हैं। मैंने यही जानना चाहा BBC संवाददाता सरोज सिंह से। देखिए, अगर बाजार में आप जाएंगे तो चीनी आज भी आपको 38 से 42 रुपए प्रति किलो मिल रही है और आप दुकानदार से पूछेंगे कि दाम में तेजी आई है तो वो साफ कह देंगे कि नहीं, पिछले 2-3 महीने से तो ऐसी कोई तेजी नहीं आई। तो यही सवाल सबके मन में है कि जब दाम में तेजी भी नहीं आ रही है और चीनी का स्टॉक भी कम नहीं है, देश में इस बार अच्छा उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड निर्यात भी हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो हमने बात की इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन से, उसके पूर्व महानिदेशक अविनाश वर्मा हैं। उन्होंने हमें बताया कि इसके पीछे सारा जो गेम है वो स्टॉक का है। सरकार एक आशंका से ग्रसित है और वो आशंका ये है कि 1 अक्टूबर को जो ओपनिंग स्टॉक है चीनी का देश में होना चाहिए 60 लाख टन। सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस बार निर्यात ज्यादा हो गया है चीनी का, इस वजह से वो 60 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक उनके पास नहीं बचेगा और इसी आशंका की डर से उन्होंने ये कदम उठाया है कि अगला जो भी एक्सपोर्ट हो वो नियंत्रित कर सके। यानी उन्हें पहले एक्सपोर्टर्स को सरकार को बताना पड़ेगा, वजहें बतानी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके लिए गाइडलाइंस आएंगी और उसके बाद ही वो निर्यात कर सकते हैं।
इससे पहले भी सरकार कई फैसले ऐसे ले चुकी है। वीट का था, तेल को लेकर था, फिर स्टील निर्यात नियंत्रण शुरू किया और अब चीनी को लेकर निर्यात नियंत्रण की बात कही जा रही है। क्या वाकई में महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका है? ये इसलिए हो रहा है? जी बिल्कुल। एक तो ये आप कह लें कि रिटेल और होलसेल दोनों इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ ही उन दोनों का दिख रहा है और रिटेल इन्फ्लेशन 7 के आसपास चला गया था, 7 के ऊपर। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो हमने इस बारे में एससी गर्ग जो कि पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में, उनसे बात की तो उनका कहना है बिल्कुल चिंता का विषय है और इस वजह से सरकार ये तमाम फैसले ले रही है जो फैसले आपने गिनाए भी। और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि रिटेल इन्फ्लेशन में जो फूड का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 45% होता है और पेट्रोल डीजल का 15%, यानी कि दोनों मिला के 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो महंगाई दर में, रिटेल इन्फ्लेशन में। तो अगर इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई दर आपको बढ़ी हुई नजर आती है। तो इसलिए सरकार की रणनीति रही है कि जो खाने के दाम है वो बढ़ने ना पाए। तो वीट का फैसला हो या फिर इस बार शुगर पर जो फैसला लिया हुआ है और हाल ही के दिनों में सूरजमुखी के तेल और सोयाबीन पर भी उन्होंने इस तरह के फैसले लिए हैं। तो ये सारे इस वजह से लिए जा रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी जो कम करने का फैसला लिया है वो इसलिए ताकि इन माल ढुलाई में ज्यादा खर्चा ना आए। तो निश्चित तौर पर जो महंगाई दर है वो भारत सरकार के लिए चिंता का सबब है। जी, आप जो कह रही हैं सरोज जी की पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है पिछले दिनों, जब माल ढुलाई के लिए एक्साइज ड्यूटी आपने कम कर ही दी, जो कॉस्ट कटिंग है वो तो आपको सामान पर ऑटोमेटिकली दिखाई देगी, फिर आपको नियंत्रण करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो भी खाद्य सामग्री की? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये सवाल हमने अपने एक्सपर्ट से भी पूछा था। उनका ये कहना है कि जब आप केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो पहले वो तेल कंपनियों पे लागू होगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जब चुनाव चल रहे थे तब बहुत दिन तक दाम नियंत्रित रहते थे। इसके बाद भी जिस अनुपात में विदेशों में बढ़ा था या अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस क्रूड ऑयल के बढ़े थे, उस अनुपात में ये पास ऑन नहीं हुआ था कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, क्योंकि सरकार करने भी नहीं दे रही थी। एक तरह से उनका भी दबाव था तेल कंपनियों पे। अब जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो ये तेल कंपनियों का अधिकार है कि वो कितना खुद एब्जॉर्ब करते हैं और कितना पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। तो इसलिए ये चीज दर चीज, सामान दर सामान, ये जो सरकार फैसले ले रही है उसका असर आपकी जेब तक पहुंचने पर कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। तो सभी अनुपात में उसके बाद राज्य सरकारों का भी बहुत सारा फैसला होता है। सरकार एक तरह से दबाव बना रही थी कि राज्य सरकार भी अपने हिस्से का वैट कम करे, तो वो कितना अल्टीमेटली कंज्यूमर पर पास हुआ और किस राज्य में कितना हुआ ये भी देखने वाली बात होती है। तो इसीलिए अगर हम एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं तो एक्सपोर्ट का तो जो फैसला है वो निर्यातकों पर लागू होगा। हमें और आपको जो कि रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं और अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन पर उसका असर आने में कम से कम 8 से 10 महीने का वक्त लग सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। ये थी बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह और बता रही थी कि आखिर भारत सरकार ने चीनी के निर्यात को नियंत्रित करने का फैसला क्यों किया। और अब बात जरा खेल की कर लेते हैं। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने देश के लिए पदक जीते। भारत की निखत जरीन, आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से उन्होंने धमाका मचाया हुआ है और वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। अब वो देश लौट आई हैं। ये जीत उनके लिए कितनी बड़ी है और इस जीत की नींव कैसे पड़ी? बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे जानना चाहा। पहला सवाल उन्होंने यही पूछा कि जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बाद अब विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपने जीती, दोनों में कितना फ़र्क है? बहुत कुछ बदला है। 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड जीता था। तब वो मेरा बॉक्सिंग करियर का पहला कंपटीशन था एंड मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट मुझे बस एक ही चीज़ पता थी कि वहाँ रिंग में जाना है, अपोनेंट को मारना है और जीत के हमारे कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। जिस वेट कैटेगरी में मैं खेलती थी उसमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस और डेकोरेटेड बॉक्सर्स थे मेरे से ज़्यादा, तो उस कैटेगरी में मुझे अपनी जगह बनाने
आने के लिए टाइम लगा थोड़ा, मैं कहूँगी इट वाज ऑल वर्थ इट। 2015 में सीनियर टर्न हुई थी मैं, तो उसके बाद 2016 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला था, बट मैंने बैंटम वेट में खेला था 54 में। 51 में इसीलिए नहीं खेल पाई क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑलरेडी वहाँ पे 2 सीनियर बॉक्सर्स थे, तो मेरा कोई चांस नहीं था उस कैटेगरी में अपनी मतलब सिलेक्शन मिलने के लिए, तो इसीलिए मैंने दूसरे वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया क्योंकि मेरे लिए कंपटीशन इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कोई भी कैटेगरी में मुझे मिलता, बट मेरे लिए मेन ये था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। एंड ऑफ द डे मेरे देश के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। आपको पता ही होगा कितना जश्न मना था आपकी जीत का यहाँ भारत में। आपके लिए सबसे इमोशनल लम्हा कौन सा था? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल तो सबसे पहले मैंने गोल्ड मेडल जीता जब मेरा रिंग में हाथ उठाया था रेफरी ने कि विनर इन द ब्लू कॉर्नर जरीन निखत फ्रॉम इंडिया, जब उन्होंने अनाउंस किया था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब 2011 के बाद मुझे अब मौका मिला है मेरे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का, तो मुझे बहुत खुशी, वो चीज़ मुझे इमोशनल किया सबसे पहले। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे घर वालों की याद आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ 2018 से मैं कैंप में ही हूँ, मोस्टली मैं यहाँ पे आईजी स्टेडियम में ही ट्रेनिंग करती हूँ जब कैंप चलता है। कुछ टाइम के लिए घर जाती हूँ बट बहुत कम वक्त मिलता है, तो मैं घर में मेरे मम्मी के हाथ का खाना मिस कर रही थी, उस टाइम घर वालों को मिस कर रही थी। मेरे सबसे ज़्यादा कैसे मिस किया था उस वक्त जब जीत का मेडल मिला था? सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को मिस किया था, मम्मी को या पापा को? दोनों को किया, दोनों का अलग अलग मतलब प्यार है। वो घर में केयर करती है, पापा बॉक्सिंग में केयर करते हैं। पर्सनल केयर मम्मी करती है, प्रोफेशनल केयर पापा करते हैं। मेरे से ज्यादा मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा लोग रोए होंगे क्योंकि इतना हार्ड वर्क के बाद अगर उनकी बेटी देश के लिए मेडल जीत रहे तो उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि इंडिया में मेरे गोल्ड को इतना सेलिब्रेट कर रहे, खुशी मना रहे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया मुझे, अमित शाह सर ने किया, अनुराग ठाकुर सर ने किया, फिर रात में सलमान खान ने भी किया। मैं इसी पर आने वाली थी क्योंकि सबका मैसेज आया, सबने आपको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस किए, लेकिन एक मैसेज शायद जिसका आपको इंतजार था वो था सलमान खान का मैसेज। जी। तो क्या सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन उसी से मिली? इंस्पिरेशन तभी लिया था मैंने कि मैं मेडल जीतूंगी तो मैं सलमान खान से मिली। मुझे पता है कि मैं मेडल जीतूंगी तभी मैं सलमान खान से मिल पाऊंगी, तो मेरा यही था। इसीलिए अपने आप को मैं हमेशा पुश करती थी कि मुझे मेडल जीतना है, क्योंकि निखत अगर तुम मेडल जीतेगी तो सारे सपने तेरे उसी से पूरे होंगे। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस मेडल जीतने पे ही था। तो कॉमनवेल्थ का जिक्र आया, उससे मुझे ख्याल आया मैरी कॉम का। आप शायद मिलने वाली हैं उनसे, मैरी कॉम से कॉमनवेल्थ गेम्स में? जी नहीं, वो 48 में ट्रायल देंगे। अच्छा। और मैं 50 कैटेगरी में दूंगी, तो हम लोग अलग अलग वेट कैटेगरी में। लेकिन इससे वो वाला उनकी एक टिप्पणी भी आई थी कि वो निखत को नहीं जानती और अब निखत चैंपियन है। तो अगर आपको कभी मिलने का मौका मिला मैरी कॉम से तो क्या कहेंगे? हम तो मिलते रहते हैं, हमारा कैंप में हम लोग साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, मिलते रहते हैं। तो आपने क्या कहा उनको जीतने के बाद? उन्होंने क्या कहा आपसे? मतलब चैंपियनशिप के बाद हम लोग आए, तब से मैं बॉक्सिंग हॉल आई नहीं हूँ क्योंकि मैं रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा रिकवरी पीरियड चल रहा है मेरा। तो जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मिलेंगे। तो जैसे उन्होंने ट्विटर पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, तो बट मेरा हमेशा से यही फोकस रहा है कि खुद की मतलब मेहनत करो, खुद के ऊपर फोकस रखो, बाकी सब एवरीथिंग विल कम ऑन द राइट ट्रैक। निखत, हाल ही में हिजाब को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। बॉक्सिंग में भी कई लड़कियां हिजाब पहनकर खेलना चाहती हैं। क्या आपको कभी इस मुश्किल का सामना करना पड़ा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? बॉक्सिंग ऐसा गेम है जहाँ पे इंटरनेशनल बॉडी आपको हिजाब पहन के भी अलाउ करता है, तो बॉक्सिंग में आपको हिजाब से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, आप हिजाब पहन के भी कर सकते हैं। तो वैसे मेरे लिए तो मतलब स्पोर्ट्स में कोई रिलीजन मैटर नहीं करता है, तो क्योंकि हमारा एक ही एम मकसद होता है कि देश को रिप्रेजेंट करना और देश के लिए मेडल जीत कर लाना। निखत, अगर खिलाड़ी नहीं होती, चैंपियन नहीं होती, तो क्या होती? मैं भी IPS ऑफिसर, बिकॉज मुझे बचपन से ही पुलिस में ज्वाइन करना का शौक था, तो IPS ऑफिसर। ये थी विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन। उनसे बात कर रही थी BBC संवाददाता सारिका सिंह। और ताज़ा अपडेट आपको दे दूं, एशिया हॉकी कप 2022 में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक मुकाबला चल रहा था जिसमें भारत ने 16-0 से जीत हासिल की है, और इसके साथ ही भारत ने पूल A से एशिया कप के सुपर 4 में जगह बना ली है। भारत के लिए कम से कम 15-0 के अंतर से जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
ये जो एशिया कप चल रहा है, ये 2022 का एशिया कप अगले साल होने वाले मेंस हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। और इंडोनेशिया के साथ हुए इस मैच में भारत ने एक बड़े अंतर को पलट दिया है और ज़बरदस्त जीत हासिल की है। तो ये था आज का दिन भर कार्यक्रम। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आप ये दिन भर कार्यक्रम तमाम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।